इस डिक्टेशन की PDF टेलीग्राम ग्रुप में फ़ाइल नंबर 010 के नाम से मिल जाएगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पहले कई विषयों पर बोल चुका हूँ। अंत में मैं गुट निरपेक्षता के मामले पर आना चाहता हूँ। सन 1950 के प्रारंभ में विश्व के मामलों में यह एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कदम था। एक तरफ विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब हम उपनिवेशवाद से छुटकारा पा रहे थे, तो दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र के समान विश्व विभाजन के प्रयास किए जा रहे थे। परंतु बहुत से नेताओं ने, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम किसी के साथ क्यों रहें, हम अभी-अभी उपनिवेशवादी शासन से मुक्त हुए हैं, हम किसी का पक्ष क्यों लें। और इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। जब शीत ऋतु अपनी चरम सीमा पर था, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने संघर्ष को रोकने के लिए बहुमूल्य भूमिका अदा की थी। परंतु अब क्या हो गया है? परेशानी में डालने वाली द्विध्रुवता समाप्त हो गई है। आधुनिक मानव इतिहास में सबसे अधिक विस्मयकारी घटना यह घटित हुई थी कि सोवियत संघ समाप्त हो गया है। बिना किसी युद्ध के ही नाम और झंडे गायब हो गए। यह एक आश्चर्यजनक बात है। प्रश्न यह नहीं है कि इससे कुछ लोगों को दुख हो सकता है, तो कुछ तो प्रसन्नता हो सकती है। प्रश्न यह है कि अब दो ध्रुव नहीं हैं, इसलिए कुछ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पुनः व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम इसे गुटनिरपेक्ष ही कहते रहें? और यदि हम इसे इसी नाम से पुकारना चाहते हैं, तो अब इसकी आर्थिक मामलों से क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर आज विश्व परिदृश्य की ओर देखा जाए, तो अभी भी बहुत असमानता है। हमारे क्षेत्रीय गुटों के बारे में क्या विचार है? उदाहरणार्थ, क्या हमें सार्क को, जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, महत्व नहीं देना चाहिए? ऐसा लगता है कि हम अपने पड़ोसी के साथ स्थायी और अंतहीन विवाद में फंसते जा रहे हैं। मेरा कहने का मूल मुद्दा यह है कि इन विश्वास, मूल्य और विचारों की पुनः व्याख्या की जानी चाहिए। केवल गुटनिरपेक्षता और समाजवाद के मंत्रों के जाप से अब काम नहीं चलेगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? स्पष्ट रूप से हम चौराहे पर खड़े हैं और हमारी व्यवस्था में आज मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। संविधान शासन का मुख्य तंत्र है।
अब तक 71 संशोधन किए जा चुके हैं और गणमान्य लोगों के द्वारा संशोधन के संबंध में अनेक सुझाव दिए गए हैं, जिसके अनुसार संशोधन किया जाना है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम अपने समक्ष उपस्थित समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक रूप से विचार करेंगे, तब निश्चय ही हम एक सुस्पष्ट रचनात्मक उपाय ढूंढ निकाल सकते हैं। महोदय, चीन गजब का मुल्क है। उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाना मुश्किल काम है। एक ओर वह भव्य और गरिमामय महाशक्ति का आचरण करते हुए दिखाई देना चाहता है और दूसरी ओर वह अपनी हरकत और खराब आदत से बाज नहीं आना चाहता है। कभी भी चीनी फौज हमारे क्षेत्र में घुसकर तंबू खड़े कर देती है, तो कभी सेना नियंत्रण रेखा के पार कर भारतीय सीमा में 20 किलोमीटर के अंदर घुस आती है। लगभग ऐसा ही उन्होंने जून 1976 में किया था। फिर वहाँ से उन्होंने अपने आप वापसी बहाल कर भारत को प्रसन्न कर दिया था। वास्तव में भारत चीन सीमा के अंदर जंगल, पहाड़, झरने, नदियाँ, झीलें तथा अनेक अनजाने 1000 किलोमीटर से अधिक लंबे क्षेत्र हैं। यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि कौन सी जगह चीनी और कौन सी भारतीय सीमा है। आज भी नियंत्रण रेखा अनेक स्थानों पर अंदाज से ही जानी और मानी जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों ओर से नियंत्रण रेखा का उल्लंघन आसानी से होता रहता है। इस बार चीनी फौज पिछले 10-12 दिनों से भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर ऐसे जम गई थी जैसे वह पूर्व में जम गई थी। इस संबंध में 2 बार भारत चीन अफसरों की बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। नियंत्रण रेखा के संबंध में चीनी सरकार कहती है कि उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है। हमारे रक्षा मंत्री की चीन यात्रा और चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा तैयारी जोरों से चल रही है। यदि घुसपैठ का यह मामला तूल पकड़ ले तो दोनों यात्रा रद्द हो सकती है और दोनों के अंदर मनमुटाव हो सकता है। चीन को इसी वक्त ऐसी क्या आ पड़ी थी कि उसने उत्तेजक कार्रवाई कर डाली। चीनी फौज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में रहती है। वह पाकिस्तानी फौज की तरह पूर्ण स्वायत्त नहीं है, लेकिन वह भारतीय फौज के समान आज्ञाकारी भी नहीं है। चीनी फौज शायद अपने प्रधानमंत्री को पुरानी कूटनीति का फॉर्मूला सिखाना चाहती है। चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से पहले फेंके गए इस पासे से तय हो जाएगा कि
भारत को चीन की कितनी गरज है? अगर भारत को गरज है तो वह इस बदसलूकी को भी बर्दाश्त कर लेगा। चीन ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वह एक विस्तारवादी साम्यवादी है, लेकिन उसकी फौज उग्र राष्ट्रवादी है, जिससे भारत ही नहीं करीब दर्जन भर पड़ोसी देश जापान, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, कोरिया, मलेशिया, रूस, कौन सा ऐसा देश है जिससे उसका सीमा विवाद नहीं होता है? सिर्फ भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बर्मा दो देश ऐसे हैं जिससे सीमा विवाद सुलझे हुए हैं। यह ठीक है कि चीन साम्यवादी देश होते हुए भी साम्यवादी नेता के नेतृत्व में एक महाजन राष्ट्र बन गया है और महाजन का ध्यान पैसा बनाने में होता है। वे लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते। लेकिन चीनी फौज महाजन नहीं है। उसने जितने लंबे लंबे युद्ध लड़े हैं जो दुनिया की किसी फौज ने नहीं लड़े होंगे। फौजी नीति की उपेक्षा करना चीन के नेताओं के बस की बात नहीं है। चीनी फौज और चीनी कूटनीति का चोली दामन का साथ है। इसलिए हम देखते हैं कि जब 2006 में चीनी राष्ट्रपति भारत आने की तैयारी कर रहे थे, पहले से ही चीनी राजदूत ने कह दिया है कि सारा अरुणाचल प्रदेश ही चीन का है। महोदय, लोकतंत्र में जन जागरण की दृष्टि से जनसंचार माध्यमों की विशेष भूमिका मानी जाती है, पर उनके साथ व्यवहार के तरीकों में ऐतिहासिक कारणों से अंतर आ गए हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।